हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, स्वीडन में रहते हुए मुझे रिसेंटली 5 साल कंप्लीट हो चुका है। मैं पिछले 5 सालों से स्वीडन में एज ए सीए इंजीनियर वर्क कर रहा हूँ। अगर आप मेरे चैनल को फॉलो करते हैं तो आप लोगों को पता होगा, लास्ट ईयर जब मेरा 4 साल कंप्लीट हो चुका था स्वीडन में रहते हुए, तो मुझे पीआर यानी परमानेंट रेसिडेंसी मिल गया था। अभी एज पर करंट लॉ किसी का अगर 5 साल कंप्लीट होता है और उसके पास ऑलरेडी पीआर यानी परमानेंट रेसिडेंसी है, तो वो सिटीजनशिप के लिए एलिजिबल हो जाता है। तो मैं अभी सिटीजनशिप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो चुका हूँ। मैं मेरे मन में बहुत सारा थिंकिंग आ रहा है, सिटीजनशिप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो इसको लेके मैं आज के वीडियो में डिस्कस करूँगा, प्रोज एंड कॉन्स डिस्कस करूँगा। और आप लोग अगर नहीं जानते, अगर मैं स्वीडन में सिटीजनशिप लेता हूँ तो इंडियन सिटीजनशिप जो है वो मुझे सरेंडर करना पड़ेगा, पासपोर्ट सरेंडर करना पड़ेगा। और इंडिया में मुझे ओसीआई स्टेटस मिलेगा। ओसीआई यानी ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। ये कंप्लीट सिटीजन नहीं है, मैं वहाँ पे वोट नहीं कर सकता। मैं डुअल सिटीजनशिप जो है वो रख नहीं सकता, मतलब इंडिया और स्वीडन का दोनों कंट्रीज का सिटीजनशिप रख नहीं सकता। मुझे इंडियन सिटीजनशिप जो है वो सरेंडर करना पड़ेगा। और मुझे ओसीआई कार्ड मिल जाएगा, जो मैं इंडिया में आने जाने के लिए यूज़ कर सकता हूँ। और थोड़े बहुत रेस्ट्रिक्शंस है, मतलब मैं फ्रीली आ जा सकता हूँ और कितना भी दिन चाहे रह सकता हूँ विदाउट एनी वीज़ा। मतलब एज गुड एज सिटीजन बोल सकते हैं। सिर्फ मेरा थोड़ा बहुत जो फैसिलिटीज़ है वो कम हो जाएगा एज ए इंडियन जो मुझे मिलता था। ठीक है फ्रेंड्स, वो सब कुछ मैं डिस्कस करूंगा आज की इस वीडियो में, प्रोज एंड कॉन्स। आप लोगों का भी अगर कुछ सजेशन है वो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए फ्रेंड्स। ये मेरे लिए बहुत ही इमोशनल एक टाइम है जिसमें मैं डिसाइड कर रहा हूँ सिटीजनशिप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए फ्रेंड्स। और ये सवाल सिर्फ मेरा ही नहीं है, मेरे पूरे फैमिली का है, खास करके मेरे डॉटर, क्योंकि मैं अगर सिटीजनशिप लेता हूँ तो उसको भी सिटीजनशिप मिलेगा। तो उसका क्या बेनिफिट होगा, ये सब कुछ मैं आज की इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो मैं पहले थोड़ा बहुत प्रोज के बारे में या बेनिफिट्स के बारे में डिस्कस कर लेता हूँ। सिटीजनशिप मिलने के बाद क्या बेनिफिट मुझे मिल सकता है। वैसे मैं बता दूँ, सिटीजनशिप और पीआर में बेनिफिट वाइज ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। एक ही सिर्फ डिफरेंस है, अगर एज ए पीआर होल्डर आप कंट्री के बाहर 2 साल से ज़्यादा रहते हैं तो वो आपका पीआर जो है ना वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है, तो आपका पीआर नहीं रहता। आपको कंटिन्यूस रहना है कंट्री में। अगर हम ज़्यादा दिन के लिए बाहर जाते हैं तो पीआर नहीं रहेगा। ऑन द अदर हैंड, एज ए सिटीजन आप कितना भी दिन बाहर जा सकते हैं, यानी मैं कितना भी दिन इंडिया में रह सकता हूँ, उसके तब भी मेरा सिटीजनशिप स्वीडन का रहेगा। तो वो ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो ये एक मेजर थोड़ा सा डिफरेंस है, बाकी फैसिलिटी वाइज तो सेम है। तो चलिए मैं प्रोज के बारे में डिस्कस कर लेता हूँ। जैसे आप जानते हैं, मेडिकल फैसिलिटी यहाँ पे कम्प्लीटली फ्री है। मैं बोल रहा हूँ, अगर कुछ टर्मिनल डिजीज हो गया जिसमें बहुत ज़्यादा खर्चा है, तो उस टाइम पे वो सारा कुछ ट्रीटमेंट का जो खर्चा है वो फ्री हो जाएगा। और मुझे सोशल इंश्योरेंस की तरफ से मुझे सैलरी भी मिलेगा। मेरे लास्ट सैलरी का 80% ऑफ द अमाउंट मुझे मिलता रहेगा। तो ये एक बेनिफिट है फ्रेंड्स। तो मान लीजिए मैं अगर कुछ सालों के बाद, मान लीजिए 10-15 साल के बाद इंडिया वापस चला जाता हूँ और वहाँ पे वर्क करता हूँ, वहाँ पे जॉब करता हूँ, और उसके बाद मुझे कुछ डिजीज़ वगैरह होता है जो बहुत ही एक्सपेंसिव है, मेरे पास उतना अगर मान लीजिए पैसा नहीं है वो उसको ट्रीट करने के लिए, तो मैं यहाँ पे कभी भी वापस आ सकता हूँ और यहाँ के जो मेडिकल फैसिलिटी है ना वो उसका बेनिफिट ले सकता हूँ फ्रेंड्स। फ्रेंड्स देखिए, मैं स्वीडन में बहुत अल्ट्रा लॉन्ग टर्म रहने की नहीं सोच रहा हूँ। मैं अभी तो फिलहाल रहूँगा जब तक मेरा डॉटर जो है वो थोड़ी बड़ी नहीं हो जाती। तो उसके बाद ही मैं कुछ डिसाइड करूँगा। तो वही कितना दिन रहूँगा वो मुझे पता नहीं है। तो इसलिए जो प्रोज है उसके बारे में थोड़ा बहुत मैं सोच रहा हूँ। नेक्स्ट जो प्रोज है, नेक्स्ट जो बेनिफिट है वो जॉब लॉस इंश्योरेंस है। आपको तो पता ही है, अभी जो इकोनॉमी और मार्केट का हालत अच्छा नहीं है। इंडिया में भी रहने दीजिए, बहुत सारा ले ऑफ्स भी हो रहा है, स्वीडन में भी ले ऑफ हो रहा है। तो अगर किसी का अगर जॉब चला जाता है तो यहाँ पे सोशल इंश्योरेंस की तरफ से उसको लास्ट सैलरी का 80% मिलेगा अप टू 2 इयर्स, जितना मुझे पता है, मेरे एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। तो वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट हो जाता है। ऊपर से यहाँ पे जो एम्प्लॉयमेंट एजेंसी है वो थोड़ा बहुत जॉब सर्च करने में हेल्प भी करती है।
तो ये एक बेनिफिट मिल जाएगा। ये जो बेनिफिट्स है ये एज ए पीआर होल्डर भी मुझे मिल सकता है, तो ऐसा कुछ डिफरेंस नहीं, मैं सिर्फ इस वीडियो में डिस्कस कर रहा हूँ। बाकी एक बेनिफिट जो है जो एज ए सिटीजन मुझे मिलेगा, वो मैं यूरोप में कोई भी कंट्री में जॉब कर सकता हूँ। मान लीजिए जर्मनी में बहुत ज़्यादा ऑटोमोबाइल का जॉब है, मेरे फील्ड का जॉब जर्मनी में बहुत ज़्यादा है, तो मैं अगर चाहूँ तो जर्मनी में इजीली जॉब कर सकता हूँ, या कोई और कंट्री में। तो मेरा जो है ना स्कोप थोड़ा बड़ा हो जाता है, मैं बहुत सारे कंट्रीज़ में अप्लाई कर सकता हूँ एज ए सिटीज़न। लेकिन एज ए पीआर होल्डर फिर से मुझे वो पेपर वर्क करना पड़ता नए कंट्री में जाने के बाद। तो सिटीजनशिप होने का ये बेनिफिट मिल जाएगा अगर मैं यहाँ का सिटीजनशिप होता हूँ तो, लेता हूँ तो। या पीआर एक्सपायर हो जाता है इसके बारे में तो मैंने पहले ही बता दिया। दूसरी बात, एज ए सिटीजन अगर मैं सिटीजनशिप लेता हूँ, मेरे चिल्ड्रन भी सिटीजनशिप मिल जाएगा उनको भी, जैसे मेरे डॉटर को भी उनको मिल जाएगा उसको सिटीजनशिप। तो मान लीजिए फ्यूचर में वो कोई हायर स्टडीज़ कर रही है, तो उसका मान लीजिए बहुत ज़्यादा फीस है, बहुत सारा खर्चा है, मास्टर्स या बैचलर्स, तो वो एज ए सिटीज़न यहाँ पे फ्री हो जाएगा उसको। तो आपको आप अगर जानते हैं यहाँ पे मास्टर्स स्टडी या बैचलर स्टडी जिसमें बहुत ज़्यादा खर्चा होता है, वो यूरोपियन और स्वीडिश सिटीजन्स के लिए फ्री है। जो आउटसाइड यूरोपियन यूनियन आते हैं उनका ही सिर्फ फीस लगता है, लेकिन यूरोपियन यूनियन में जो रहते हैं उनके लिए वो फ्री है। तो ये एक बेनिफिट है जिसके बारे में मैं एक्टिवली सोच रहा हूँ, क्योंकि हायर स्टडीज़ का जो है ना वो खर्चा बहुत ज़्यादा आता है, स्कूल वगैरह का उतना नहीं भी आता है, लेकिन हायर स्टडीज़ का सबसे ज़्यादा आता है। वो एक बेनिफिट मिल जाएगा अगर मैं सिटीजनशिप लेता हूँ, तो मेरे डॉटर को वो सब मिल जाएगा। फाइनली देखिए, एक और बेनिफिट मुझे लगता है, अगर मैं यहाँ का सिटीजनशिप लेता हूँ और मान लीजिए मैं इंडिया जाने का सोच रहा हूँ और इंडिया जाके वहाँ पे जॉब लेने का सोच रहा हूँ, क्योंकि प्राइवेट जॉब तो ले सकते हैं आप एज ए OCI होल्डर। मैं कभी गवर्नमेंट जॉब नहीं ले सकता एज ए OCI, लेकिन मैं प्राइवेट जॉब ले सकता हूँ एज ए OCI होल्डर, यानी ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। तो मान लीजिए मैं प्राइवेट कंपनी में कोई जॉब ले लिया जिसमें ट्रैवलिंग है, और मान लीजिए यूरोप में आना जाना लगा रहेगा। जैसे मैं प्रीवियस कंपनी से भी मैं आते जाता था, उसमें क्या होता है, बार बार मुझे ना वीज़ा एप्लीकेशन के लिए जाना पड़ता था। तो अगर यूरोपियन सिटीजनशिप है तो यहाँ का जो पासपोर्ट है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो मैं यहाँ पे यूरोप में तो आ ही सकता हूँ, ऊपर से US में भी बहुत इजीली मैं जा सकता हूँ। जस्ट एक ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो, और 1-2 घंटे में वो अप्रूव भी हो जाता है जितना मुझे पता है। और कई सारे ऐसे कंट्री है जो यहाँ का पासपोर्ट एक्सेप्ट करता है जहाँ पे मैं डायरेक्टली जा सकता हूँ। तो मान लीजिए मैं कोई टेक्नो कमर्शियल जॉब पकड़ लेता हूँ इंडिया जाने के बाद, तो वहाँ पे ट्रैवलिंग मेरे लिए ईजी हो जाएगा, और जो एम्प्लॉयर है वो मुझे प्रेफर भी करेगा, क्योंकि मेरे ऊपर बार बार वीज़ा के लिए एक्सपेंस नहीं करना पड़ेगा, और डिले भी नहीं होगा। यूजुअली डिले होता है बहुत ये बिजनेस वीज़ा करने के लिए। तो ये एक लास्ट बेनिफिट है। अभी देखिए, अभी डिसएडवांटेज क्या है, जैसे मैं इंडियन पासपोर्ट सरेंडर कर दूंगा, तो इंडिया में मैं कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं ले सकता। वैसे गवर्नमेंट जॉब का एज भी जा रहा है। इंडिया में मैं वोटिंग नहीं कर सकता एज ए OCI होल्डर, ठीक है, और छोटे मोटे और रेस्ट्रिक्शंस लग जाएंगे। जैसे मैं एग्रीकल्चरल लैंड परचेस नहीं कर सकता, ये एक रेस्ट्रिक्शन है, बट कमर्शियल और नॉर्मल जो फ्लैट्स वगैरह ये ले सकता हूँ। और कोई एग्रीकल्चरल लैंड मैं इनहेरिट कर सकता हूँ, जितना मैंने पढ़ा है, मेरे हिसाब से मैं गलत भी हो सकता हूँ। अगर मेरे पेरेंट्स के थ्रू मुझे मिल रहा है कोई एग्रीकल्चरल लैंड, इनहेरिट कर सकता हूँ मैं उनसे, लेकिन मैं खरीद नहीं ले सकता, ठीक है, ये एक ड्रॉबैक है। दूसरा, मुझे लगता है कोई इमरजेंसी लाइक सिचुएशन अगर आ जाता है जहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट इवैक्यूएट करेंगे इंडियन सिटीजन्स को, कुछ इमरजेंसी आ गया, उसमें मोस्ट प्रोबेबली OCI का नंबर है ना इंडियन सिटीजन के बाद आएगा। तो ये छोटा सा जो है ना ये ड्रॉबैक आ जाएगा मेरे लिए। आप कमेंट में बताइए यहाँ पे सिटीजनशिप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, यूरोपियन या स्वीडिश सिटीजनशिप। ये प्रोज एंड कॉन्स है। तो आप एज ए लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव क्या करना चाहिए, ये मैं भी थोड़ा डायलेमा में हूँ। तो आप बताइए। तो इस वीडियो में इतना ही मुझे डिस्कस करना था, प्रोज एंड कॉन्स और मेरा थिंकिंग।
तो अगर मैं एप्लीकेशन करता हूँ सिटीजनशिप के लिए, उसका क्या डिटेल्ड एप्लीकेशन प्रोसेस रहेगा वो भी मैं शेयर करूँगा आने वाले वीडियोस में। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिए आपका ओपिनियन। तो मैं मिलता हूँ बहुत जल्दी आपसे किसी और एक वीडियो में। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।